नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का पंच। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। सब शुरुआत करेंगे कोरोना के आंकड़ों के साथ। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के लिए जो देश के आंकड़े जारी किए गए हैं, एक बार फिर 2 लाख से ऊपर केस आए हैं। 2,71,000 नए मामले। इसके अलावा लगातार 5वें दिन 300 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,38,201 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। 24 घंटे में 41,327 केस। मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित, जहां 7,985 नए मामले आए हैं। संक्रमण दर यहां 14% के पार है। बिहार में भी 24 घंटे में 5,410 नए मामले सामने आए। और देश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटे के लिए एमपी के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक 6,380 नए मामले 24 घंटे में एमपी में सामने आए। भोपाल में 1,175, इंदौर 1,852। इनके अलावा ग्वालियर, जबलपुर, सागर भी अति प्रभावित जिलों में शामिल हैं। रतलाम, सीहोर, उज्जैन में भी लगातार मरीज मिल रहे हैं। विदिशा में 117, बड़वानी में 89 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 30,000 के पार इस वक्त एमपी में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। राजधानी भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। प्लान के मुताबिक 20 से 30 जनवरी तक 9,000 शक्ति केंद्रों पर करीब 20,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए रोजाना 10 घंटे और 10 दिन में 100 घंटे बूथ विस्तारक मैदान में बिताएंगे। दरअसल बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन वर्ष के रूप में मना रही है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को जोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी कुशाभाऊ ठाकरे की स्मृति में व्याख्यान मालाएं आयोजित की जाएंगी। कि संगठन का जो हमारा इस वर्ष जो वर्ष है, संगठन पर्व का वर्ष होगा। कार्य विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण के साथ साथ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम अन्य प्रकार के जो विषय हैं, उन सारे विषयों पर हर संभाग केंद्रों पर व्याख्यानमालाएं, उसमें समाज के आज के समयानुकूल जो ऐसे इश्यूज हैं, उन सारे मुद्दों पर व्याख्यानमालाएं आयोजित करेंगे। कुशाभाऊ जी के विचार लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण। संगठन उन्होंने कैसे मजबूत किया, आपको भी सभी जानते, जो पहले पीढ़ी के हो, आप तो सब नए आए हो, लेकिन शून्य से संगठन खड़ा करना और उसमें से भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे देश में भी मजबूत हुई है, कहीं ना कहीं नींव में माननीय कुशाभाऊ जैसे अनेक लोग। मध्य प्रदेश में हम कुशाभाऊ जी का नाम लेते, वो अखिल भारतीय अध्यक्ष भी बने थे, मगर ऐसे जो लोगों ने काम किए, आज के तारीख में आज के कार्यकर्ताओं को भी उनकी जानकारी होना कि हमारा संगठन कैसे खड़ा है, कौन सी नींव पे खड़ा है, और इस दृष्टि से कार्य करने का तय हुआ है। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस ने पहली एनएसए की कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां हत्या की कोशिश के मामले में 3 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। अजय चोटी हत्याकांड में आरोपियों की बेल में पुलिस ने रिजेक्शन लगाई है। एडिशनल सीपी के निर्देश का पालन न करने पर एसआई रमन ठाकुर को सस्पेंड भी किया गया है। एसीपी कोर्ट ने फैसला लिया है, एनएसए की धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस ने ये दोनों मामले में 307 के अपराध दर्ज किए, दोनों में 5-5 आरोपी भी है। इसमें करीब इस मामले में जो भी गिरफ्तार हुए, 3 जो पहले गिरफ्तार हुए उनके विरुद्ध में एनएसए
प्रस्तुत कर चुका है। जो चौथा अभी रात में देर रात में गिरफ्तार हुए, उनके विरुद्ध में भी एनएसए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक और जो कार्रवाई किया है, इस पूरे गैंग दोनों पक्ष से जुड़े हुए जो भविष्य में कोई ऐसी हरकतें कर सकते हैं, क्योंकि 4 अपराध लगातार 1 साल में हुआ है, तो पुलिस ने इसमें 116 में उनको बाउंड ओवर करा के 113 की जो कार्रवाई के अंतर्गत इनके गिरफ्तारी या वारंट निकल चुके हैं। संवाददाता आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ गए। आकर्ष, और क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी आपके पास? सोहिल, अजय चोटी हत्याकांड को करीब 1.5 साल हो चुके हैं और करीब 1.5 साल के बाद से ही हम देख रहे हैं कि अजय चोटी का परिवार हो या अपोजिट जो पक्ष है जिसने हत्याकांड को वारदात को अंजाम दिया था, दोनों पक्षों में ही लगातार हम देख रहे हैं विवाद चला आ रहा है, लंबा विवाद चला आ रहा है। अभी तक 4 बार कोशिश हो चुकी है दोनों पक्षों के बीच मारपीट की और हत्या की कोशिश की। 23 आरोपी अभी तक पुलिस दोनों ही पक्षों की तरफ से, दोनों ही परिवारों की तरफ से बना चुकी है। लगातार देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल का माहौल इन दोनों परिवार के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। इस बार फिर हमने देखा कि बीती रात दोनों पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष के दो लोगों पर गोली भी चलाई गई, दोनों के पैरों में गोली भी लगी। वहां पर एक प्रीति नाम की जो महिला है, अजय चोटी की जो बहन है, उनके गले पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर 307 का मुकदमा दर्ज करा है। करीब 8 लोगों को आरोपी बनाया दोनों पक्षों से। अब पूरे हत्याकांड को पुलिस गंभीर, दोनों ही जो मामला हुआ है उसके बाद पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही। पुलिस नहीं चाहती कि भोपाल शहर का माहौल इन दोनों ही पारिवारिक विवाद के चलते बिगड़े। यही कारण है कि भोपाल पुलिस ने 3 आरोपी दोनों पक्षों में से एनएसए की कार्रवाई की है। एक की डायरी भी कोर्ट में पेश की गई है। मतलब हम कह सकते हैं 3 के ऊपर तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, रासुका के तहत कार्रवाई कर दी गई है। पुलिस एक्शन में है, चाहती है कि इस तरीके से बार-बार इस तरीके की घटनाओं को दोनों परिवार अंजाम न दे। यही कारण है कि पुलिस अब कागजी कार्रवाई कर रही है और इस तरीके की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर रही है, जिससे ये लोग ज्यादा से ज्यादा समय जेल में रहें और इस तरीके की वारदात को अंजाम न दे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पुलिस अपना शिकंजा तमाम ऐसे लोगों पर कसने की कोशिश में लगी हुई है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और जिनकी वजह से शहर का अमन चैन खतरे में पड़ता है। बहरहाल, पुलिस में राजधानी में जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है उसके बाद ये पहला मामला सामने आया है जब पुलिस ने किसी पर एनएसए की कार्रवाई की है। एमपी में रविवार का दिन रोड एक्सीडेंट के नाम रहा। दतिया के भांडेर, छिंदवाड़ा के पांढुरना और सतना के अमरपाटन में हुए हादसों में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। भांडेर में एक साइकिल अनियंत्रित होकर कुएं में गिरी, 2 बच्चों की इस घटना में मौत हो गई। पांढुरना में ट्रक और टवेरा की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हुए हैं। अमरपाटन में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। यहां धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर एक ऑटो पर पलट गया। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इंदौर में गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी विपिन भदौरिया बेमेतरा में धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी खुद को पान मसाला कंपनी का एजेंट बताकर एक होटल में ठहरा था। वहीं गैंगरेप पीड़िता की हत्या करने के इरादे से मौके की तलाश में भी था। आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं। दरअसल इंदौर गैंगरेप की पीड़िता छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की रहने वाली है, जिसका इंदौर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राजेश विश्वकर्मा से 24 अक्टूबर को विवाह हुआ था। धीरे धीरे पति ने अपनी क्रूरता दिखाई और पत्नी को अपने दोस्तों के सामने भी परोसने लगा। इसमें आरोपी पति राजेश विश्वकर्मा के साथ उसके साथी अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया को भी आरोपी बनाया गया है। फेसबुक पे उससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद शादी की। शादी के बाद उसके साथ वहाँ इंदौर में रह के गैंगरेप करते रहे कई दिनों तक। इसकी सूचना मिली थी और आज उसके परिवारजन आए कि 2-3 लोग हमें मारने के लिए ऐसे घूम रहे हैं। इस पर से हमने पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जो कि 24 केस हैं उसके ऊपर नागदा थाने में, और वहाँ का जिला बदर और इन फरारी बदमाश है विपिन भदौरिया, उसको हम लोग गिरफ्तार किया है विद चाकू के। बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, चाहे वो कौन से राज्य के हो, वो आते हैं फिर भला फुसला के करके शादी करके लेके लड़कियों को जाते हैं, फिर वहाँ से उनको गलत काम करवाते हैं। तो हमारे ज़िले में ऐसे कितने केसेस है? क्या एक केस हमारे सामने आया तो और भी कोई केसेस क्या जो आरोपी पकड़ा गया है? क्या वो और ऐसे कोई लोग हैं जिससे उसका कांटेक्ट है? क्या और भी लड़कियाँ वहाँ चली जाती है क्या? तो ये जो एंगल देखने के लिए मैंने मेरे महिला बाल विकास के सखी सेंटर के हैं
पीपी भी उन लोगों सबको बुला के मैं उनसे भी बात किया, उनके जो लड़की उनकी माँ से भी बात किया, शादी कैसे हो गई, उसके लिए कौन कौन लोग आए थे। तो यही एंगल देखते हुए हम लोगों की जांच करवा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कोरोना संक्रमण फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां 24 घंटे के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 3,963 नए केस आए हैं। इस बीच 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस आए थे। रायपुर टॉप पर है, जहां 1,215 केस हैं। इनके अलावा कई और जिले भी, जिनमें रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव शामिल हैं, कोरोना के अति प्रभावित जिले माने जा रहे हैं। जशपुर, जांजगीर चांपा, सरगुजा भी इनमें शामिल हैं। प्रदेश में इस वक्त 32,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर चिंताजनक बनी हुई है। संक्रमण की दर अचानक उछाल के साथ 12% को पार कर गई है। हालांकि आज रविवार होने के चलते राज्य में टेस्टिंग कम हुई है। 32,563 सैंपल लिए गए हैं। कल के मुकाबले आज 24,000 टेस्टिंग कम की गई। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, रिपोर्ट्स जितनी आई हैं पॉजिटिव, वो टेस्ट सैंपल के आधार पर कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो संक्रमण दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो एक बार फिर चिंता बढ़ा रही है। देखिए सोहेल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मरीज कम दिख रहे हैं, लेकिन मरीज कम दिखने का ये मतलब नहीं है कि संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। आज टेस्टिंग अगर कल के मुकाबले हम देखें, कल 56,000 के आसपास टेस्टिंग हुई थी, आज टेस्टिंग काफी कम हुई है, 32,000 के आसपास। 24,000 टेस्टिंग आज जो है वो कम हुई है। टेस्टिंग कम हुई है, उसके बाद भी संक्रमण की दर आप देख लीजिए 12.17 के आसपास पहुंच गई। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लिए चिंताजनक है। दूसरी बड़ी चिंता, जब मरीज कम आए हैं तो मृत्यु भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन आज मरीज कम आने के बावजूद भी 7 मौतें हुई है। ये आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए बेहद चिंता का विषय है। संक्रमण की दर जो रफ्तार बढ़ रही है, कई जिलों में तो संक्रमण की दर जो है 30% के आसपास पहुंच गई अगर इंडिविजुअल हम निकालें। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में कोरोना जो है वो लगातार फैल रहा है और रफ्तार जो है वो संक्रमण की लगातार बढ़ रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। टेस्टिंग आज कम हुई, कल देखिएगा आंकड़ा फिर अचानक बढ़ेगा। बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। संक्रमण की दर छत्तीसगढ़ में फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, नज़र बनाए रखिए। टेस्टिंग कम हुई इसलिए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा नीचे आया है, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना संक्रमण काबू में नहीं है। इसके अलावा मौतों की बढ़ती संख्या भी चिंता बढ़ा रही है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 8 करोड़ रुपए खर्च, 8 महीने का इलाज, देश विदेश के डॉक्टरों की देखरेख, फिर भी कोरोना से जंग नहीं जीत पाए। ये कहानी रीवा के किसान धर्मजय सिंह की है, जिन्होंने चेन्नई के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये वही किसान हैं जिन्होंने उन्नत खेती का कीर्तिमान रचा और खुद सीएम शिवराज इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। होनी को कौन टाल सकता है? ना तो सुविधाओं से मृत्यु को टाला जा सकता है और ना ही धन दौलत से जीवन को बढ़ाया जा सकता है। हमेशा लोगों की मदद करने वाले रीवा के किसान धर्मजय सिंह शायद दुनिया से जाते जाते लोगों को ये संदेश भी दे गए। रकरी गांव के धर्मजय सिंह कोरोना काल में लोगों की मदद करते हुए 2 मई को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। रीवा में उनका इलाज चला, लेकिन हालत नहीं सुधरी। फेफड़े 80% संक्रमित हो चुके थे। फिर एयरलिफ्ट कर उन्हें चेन्नई की अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 महीने इलाज चला, शरीर ने साथ देना बंद किया तो इक्मो मशीन में रखा गया, जिसका हर दिन के इलाज का खर्च 3 लाख रुपए आता था। लंदन तक से डॉक्टरों ने आकर उनका इलाज किया। करीब 8 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन आखिर में वो कोरोना से जंग हार गए। लक्ष्मण था मेरा, अब वो नहीं रहा। जो भी कर सकता था इस कलयुग में उसको बचाने के लिए, इस मृत्यु लोक में जो भी कर सकता था वो सब कुछ किया, लेकिन मैं अपने लक्ष्मण को बचा नहीं पाया। ऐसा कह के फपक पड़ते हैं उनके बड़े भाई प्रदीप, जो हमारे साथ में हैं। प्रदीप जी, निश्चित रूप से ये आपके लिए
एक दुखद घड़ी है और मैं देख रहा हूं कि पूरा जो गांव है और जो पूरा एरिया है ये पूरा जो है तो शोक संतप्त है। जी, निश्चित रूप से मेरे जो भाई धर्मजय सिंह, उनको प्यार से हम बबलू कहते थे। हम 3 भाई थे। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, और मेरे एक भाई विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, धनंजय सिंह और धर्मजय सिंह, जो अब नहीं रहे। 30 अप्रैल को वो रीवा रिसर्च सेंटर में भर्ती हुए। उनको 2-3 दिन बाद जांच होने पे पता चला कोरोना पॉजिटिव हैं। आप लोगों ने प्रयास किया, डॉक्टरों ने प्रयास किया, आपने एशिया के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, विदेश से भी डॉक्टरों का लगातार आप यहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलता रहा, आए भी डॉक्टर। तो ये लगभग कितने दिन तक वहाँ उनका संघर्ष चला? 18 मई को हमने एयरलिफ्ट की व्यवस्था करवा करके अपने निजी तौर पर 18 मई को लिफ्ट किया, रीवा में ऑपरेशन कराया रिसर्च सेंटर में। डॉक्टर रमन कुमार जो इंडिया के बेस्ट सर्जन थे। देखिए, स्वास्थ्य जो है किसी भी मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के सामने रुपए पैसे का कोई मूल्य नहीं है। धर्मजय सिंह संपन्न परिवार से थे। उनके बड़े भाई प्रदीप सिंह वकालत करते हैं, जबकि दूसरे नंबर के भाई धनंजय सिंह चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पीटीआई थे। लेकिन धर्मजय सिंह ने खेती में किस्मत आजमाने का फैसला किया। पथरीली जमीन पर गुलाब और स्ट्रॉबेरी की खेती कर इतिहास रचने का काम कर दिया। खेती में उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रॉबेरी में रीवा को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए 26 जनवरी 2021 को उन्हें सम्मानित किया। उनमें दिन रात बराबर का से गांव, देश और समाज की प्रगति के लिए काम करते थे। ख़ास तौर से खेती में उन्होंने स्ट्रॉबेरी, शायद है कि मध्य प्रदेश में स्ट्रॉबेरी खेती नहीं होती है, बोकली की भी खेती किए और गुलाब की खेती पत्थर पर जो है उन्होंने उगाकर पूरे देश और विदेश में इसकी महक भिजवाई इस गांव से। धर्मजय सिंह वास्तव में जो भी हमारे काम को करते थे बड़े ध्यान से करते थे और बड़ा मन लगा के करते थे। वो इस जगह पर इतना सामाजिक कार्य मैंने किए हैं कि उनके नाम से एक छोटा छोटा बच्चा भी रोता है। और ये जो फिर रोड आप देख रहे हैं उन्हीं की बनवाई है। इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं उतना माने गड्ढा था, जो आप देख रहे हैं पूरा भराया गया है। ये वाली रोड पूरी बनी है जो कि माने ब्राह्मण समाज में के माने लोग हैं, वो इस पत्थर में माने बना करके और उसको बनवाए हैं नदी में, जो कि माने डूब एरिया में है। ये पंचायत भवन उन्हीं का बनवाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं मंदिर के सामने का पूरा काम उन्हीं के द्वारा किया गया है। धर्मजय सिंह ने पशुपालन, सब्जी उत्पादन और आधुनिक खेती की दिशा में कई काम किए थे, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। धर्मजय सिंह का जाना केवल परिवार के क्षति ही नहीं, बल्कि समूचा विंध्य आज उदास है। वो उन्नत किसान तो थे ही, साथ में एक नेक इंसान भी थे, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों के लिए अपने दिल और घर के दरवाजे खोल दिए थे, और उन्होंने इसके लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। जिस समाज में बेटा पैदा होने पर खुशियां और जश्न मनाया जाता हो और बेटियों को जन्म से ही बोझ माना जाता हो, ऐसी मानसिकता वाले समाज में जब एक साथ 2 बेटियों का जन्म हो और उन्हें ढोल नगाड़ों के बीच बग्घी में परी की तरह लाया जाए, तो निश्चित ही एक मिसाल बन जाता है। धार जिले के कुक्षी तहसील के कोणदा गांव में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ के भायल परिवार में एक साथ 2 जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। उस दिन गणेश चतुर्थी थी, जिसे परिवार ने शुभ संयोग माना और बच्चियों के नाम रिद्धि सिद्धि रख दिए। बच्चियों के जन्म के 4 महीने बाद बहू अपने मायके से ससुराल कोड़दा पहुंची तो दोनों बेटियों और बहू का जोरदार स्वागत किया गया। फूलों से सजी बग्घी में बैठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया और ढोल नगाड़ों के साथ डीजे बजाए गए। परिवार और समाज के लोग पूरे जुलूस के दौरान नाचते गाते रहे। दोनों जुड़वा बच्चियों का और बहू का पूरे विधि विधान के साथ गृह प्रवेश कराया गया। ये देखकर न सिर्फ समाज के लोग बेहद खुश हुए, बल्कि हैरान भी रह गए। देख मेरी देख
खबर है कि भोपाल से अहमदाबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक बुजुर्ग यात्री की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। विमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी सवार थे। उन्हें यात्रा की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही वो मरीज के पास पहुंच गए। यात्रा के दौरान प्राथमिक इलाज कर उनकी जान बचाई। इंडिगो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर ट्वीट कर डॉक्टर भूरिया का आभार जताया है। बुजुर्ग मरीज के परिजनों ने भी सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर डॉक्टर विक्रांत भूरिया को धन्यवाद कहा। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पेशे से डॉक्टर भी हैं।